हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राधिकरण, संस्थान और नियामक, इसके बारे में हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। भारत में जो भी बैंकिंग के प्राधिकरण और नियामक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के नियामक बनाए जाते हैं। इन संस्थानों को जो है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बचतकर्ताओं, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय प्रणाली के उचित और कुशल कामकाज की सुनिश्चित करने के लिए इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। आप देखते हैं इन इंडिया ये जो कुछ भी है, बैंक और वित्तीय संस्थानों में 6 जो मेन नियामक है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, आईआरडीएआई हो गया, पीएफआरटीए हो गया, एफएमसी हो गया, एमसीए हो गया। तो चलिए आज स्टार्ट करते सेबी के बारे में। जो सेबी है, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। सेबी के अंतर्गत हो गया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई थी। सेबी की स्थापना एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जिसमें कोई संवैधानिक शक्ति नहीं थी। फिर ईयर 1995 में सेबी को अतिरिक्त वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। सेबी का मुख्यालय मुंबई है, भारत में ही स्थित है ये। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, चेन्नई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, नई दिल्ली है। और इसके 6 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 सदस्य द्वारा नामित अध्यक्ष, 1 सदस्य आरबीआई और 2 शेष जो होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, द्वारा नामित किए जाते हैं। अब बता दें कि सेबी ने T+2 के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक और कागज रहित रोलिंग जो भी होता है रोलिंग का बंदोबस्त पेश किया था। अब देख लेते हैं सेबी के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। पूंजी बाजार को नियंत्रित करना, ये सेबी के ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करना कि भारत पूंजी बाजार एक व्यवस्थित तरीके से काम करे, निवेशकों को उनके निवेश के पारदर्शी व्यापार वातावरण प्रदान करना, और जो भी कैपिटल मार्केट है वह बुरी गतिविधियों को रोकना है। कैपिटल मार्केट का जो भी है डेवलपमेंट करना है। सेबी द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थानों के प्रकार, जो भी होता है व्यापारिक बैंक हो गया, उद्यम पूंजी निधि हो गया, स्टॉक की दलाली, सामूहिक निवेश योजना। अब बात करते हैं आईआरडीएआई के। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग का विनियमन करता है और इसे बढ़ावा देता है। इसका गठन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा किया गया था। आईआरडीए ने अगस्त 2000 में बाजार खोला। आईआरडीए के द्वारा के कार्य और उद्देश्य आरटीए अधिनियम 1999 द्वारा परिभाषित है। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, बीमा उद्योग की वृद्धि सुनिश्चित करना, पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना,
राष्ट्र की रक्षा करना, बीमा कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण दिशा निर्देश जारी करना, और जो भी LIC की होता है उसको निगरानी करना, बीमा कंपनी के निरीक्षण और लेखा परीक्षण करना, बीमा कंपनियों के लिए लाइसेंस प्रदान करना, संशोधित करना और निलंबित करना। अब देखते हैं PFRDA। जो PFRDA है, भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को स्थापित किया गया था। यह पेंशन क्षेत्र के लिए एक नियामक रूप में कार्य करता है। इसकी भूमिका और कार्य, फर्स्ट हो गया, राष्ट्रीय पेंशन योजना को विनियमित करना है, आम जनता और उसके ग्राहकों को पेंशन के संबंध में शिक्षित करना है, बिचौलियों के बीच विवादों का निर्णय करना है। MCA, ये जो MCA ये हो गया संबंधित है। इसका एक्ट 2013, जो भी कंपनी एक्ट है ये 1956, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रशासन से है। ये मुख्य रूप से कानून के अनुसार निगमित क्षेत्र के कामकाज, इसके कामकाज से संबंधित है। मंत्रालय NBFC से निधि को विनियमित करता है। 2002 में प्रतिस्पर्धा के कामकाज के लिए भी जिम्मेदार है। बैंकिंग वित्तीय समावेशन में समिति का योगदान, फर्स्ट, जानकी रमन समिति। RBI ने 30 अप्रैल 1992 को जानकी रमन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। समिति ने 7 मई 1993 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति का गठन बैंकों में सभी अनियमितताओं की जांच के लिए किया गया था। गोइपोरिया समिति, यह समिति MN गोइपोरिया की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस समिति ने 7 मई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह समिति बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार, बचत खाते पर बैंक में वृद्धि, जो भी जमा राशि पर एक जो प्रॉफिट टैक्स होता है प्रदान करने, और बैंक कर्मचारियों के साथ उपलब्ध शक्तियों के अधिकतम उपयोग और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। अब देखते हैं थर्ड नंबर, वित्तीय प्रणाली पर नरसिंह राव समिति। यह समिति भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 1991 को मौजूदा वित्तीय सेवाओं की सिफारिश करने या सुधार करने और जवाब देने के लिए मौजूदा संरचनाएं में बनाई थी, क्योंकि 1991 में देश के गहरे आर्थिक संकट में फंस गया था और सरकार ने आर्थिक सुधार लाने का फैसला किया था। जो भी इस समिति के मुख्य सिफारिशें हैं वो देखिए। नरसिंह राव समिति की कुछ मेन सिफारिश है। सबसे पहले है तरलता अनुपात में कमी लाना। सेकंड हो गया निर्देशित साख कार्यक्रमों का उन्मूलन करना, ब्याज दरों का निःशुल्क निर्धारण करना, बैंकों की लेखा प्रणालियों में सुधार करना, पूंजी बाजार का उदारीकरण, बैंकों को अधिक स्वतंत्रता, बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार लाने की सलाह देती है। अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। नरसिंह समिति की सिफारिश निम्न है। वे निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश विनियमन को लागू करने की सिफारिश करते हैं। वे पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को लाने की सलाह देते हैं। आय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
स्वीकृत मानदंड लाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने शेयर बेचने की अनुमति, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात में कमी लाना। अब देखते हैं SFCS राज्य वित्त निगम देश में संस्थागत वित्त, इसकी जो संरचना का एक अभिन्न अंग है। SFC राज्यों के छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा SFC संतुलित क्षेत्रीय विकास, उच्च निवेश, अधिक रोजगार सृजन करना और उद्यमों के व्यापक स्वामित्व को सुनिश्चित करने में मदद करता है। वर्तमान में 18 राज्य वित्त निगम है। अब बता दें कि कंपनी अधिनियम 1949 के तहत स्थापित जो है तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड राज्य वित्त निगम के रूप में भी काम कर रहा है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम सितंबर 1951 में संसद द्वारा पारित किया गया था। सबसे पहले पंजाब में 1953 में SFC की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 18 SFC है। तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड जो भी कंपनी अधिनियम 1949 18वीं SFC के तहत स्थापित हुई। SFC राज्यों के लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। SFC संतुलित क्षेत्रीय विकास, उच्च निवेश, अधिक रोजगार सृजन और उद्योगों के व्यापक स्वामित्व को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। स्थानीय विकास के रूप में कार्य करते हैं। ये लघु और मध्यम उद्योगों की मांग को पूरा करने में विफल रहा है। अब बात करते हैं IDBI। IDBI बैंक की स्थापना 1964 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इस पर भारत सरकार का स्वामित्व है कि यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है और यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी 2013 की अधिसूचना के तहत भारतीय स्टेट बैंक 581 और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के समकक्ष माना जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यह विकासशील उद्योगों, सहायक विकासशील संस्थानों के लिए ऋण और लोन और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। वर्ष 1976 तक IDBI का एक सहायक बैंक था। 1976 में इसे RBI से अलग इसको डिवाइड कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और औद्योगिक विकास में लगे संस्थानों को बढ़ावा देना। IDBI अधिनियम 1964 के तहत विकास वित्त संस्थान के रूप में स्थापित IDBI को बैंकिंग के रूप में इसको एक्सप्लेन किया गया है और IDBI को 28 सितंबर 2004 को कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र मिला और IDBI को अक्टूबर 2004 में IDBI लिमिटेड में बदल दिया गया। अब ये देख लेते हैं मुद्रा बैंक सूक्ष्म इकाइयों के विकास पुनर्वित्त एजेंसी। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री योजना द्वारा एक सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त आयु
20,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ बैंक और 3,000 करोड़ के साथ गारंटी मोस मुद्रा बैंक पुनर्वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थान बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब जो इसमें देखते हैं, उधार देने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उपायों से युवाओं का आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। शिक्षित या कुशल श्रमिक अब पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा कर सकेंगे। मौजूदा छोटे व्यवसायों अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे। केंद्र ने एसएमई के 8 क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया। इससे उन तक पहुंचने के लिए उत्कृष्ट उपयोगिता के रूप में भी एनबीएफसी की पहचान की गई। लोग अब रियायती दर पर पुनर्वित्त प्राप्त कर पाएंगे और इसे एसएमई को दिया जाएगा। इसके अलावा इसे एसएमई अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे। सूक्ष्म वित्त विधेयक नाबार्ड को सूक्ष्म वित्त विधेयक के क्षेत्र को एक नियामक के रूप में नियुक्त किया जाना है और बैंक के बाद ऋण पर्याप्तता अनुपात CAR के रखरखाव के लिए नियम बनाएगा। सूक्ष्म वित्त संस्थान विधेयक में स्वयं सहायता समूह में अपना पैसा जमा करने वाले लोगों के हितों की रक्षा SHG करने का प्रावधान है। MFI संसाधन संपन्न वाणिज्यिक बैंकों को जोड़ने का प्रयास है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को 31 मार्च 2012 तक वित्तीय समावेशन योजना के तहत सभी गांवों में अत्यंत छोटी शाखा USB स्थापित करने का निर्देश दिया है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। थैंक यू।